हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे लास्ट की कुछ वीडियो में हम कॉमर्स से कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहले हमने बैंक से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट का एक टॉपिक है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल क्या थे? एक फ्रांसिस के क्या थे? इंजीनियर थे। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो प्रत्येक प्रकार की कंपनी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं या उनको फॉलो करने चाहिए, ताकि उनका जो मैनेज है कार्य का वह सही ढंग से हो सके। तो हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है? हेनरी फ्योल को मॉडर्न जो मैनेजमेंट है उसका पिता भी कहा जाता है। मॉडर्न मैनेजमेंट का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वो सभी प्रिंसिपल बताए जो किसी भी प्रकार की कंपनी में फॉलो करना जरूरी होता है। तो हेनरी फ्योल ने क्या किया? 1916 के अंतर्गत हेनरी फ्योल के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। उस बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, उसका पूरा नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका पूरा नाम था। 1916 में जब ये बुक लिखी गई थी ना, तो ये बुक पूरी फ्रांसीसी भाषा के अंदर थी। फ्रांसीसी भाषा के होने के कारण इस बुक को है ना आगे लोगों के द्वारा इतना समझा नहीं गया, या उस ये ज्यादा फेमस नहीं हुई बुक। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सारी फ्रांसिस भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए वो अमेरिका और फ्रांस तक ही सीमित हो गई थी। इस बुक में ये रूल दिए गए थे, तो वो किसी के समझ में न आने के कारण इसको 1929 1929 में इस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद ये बुक ने ना प्रत्येक लेवल पे, या बोले तो प्रत्येक देश के अंदर इन्होंने अपनी जगह बना ली थी इस बुक ने। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में अनुवाद के बाद सभी कंपनी के द्वारा इन बुक के जो 14 प्रिंसिपल थे उन्हें माना गया कि ये वो प्रिंसिपल है जो प्रत्येक प्रकार की कंपनी के द्वारा फॉलो करने चाहिए। अब ये प्रिंसिपल कौन कौन से थे? ये 14 प्रिंसिपल इस प्रकार देखो। सबसे पहले थे डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एलिगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चैन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, इनिशिएटिव और स्प्रेड द क्रॉप्स। ये 14 प्रिंसिपल ऐसे थे जो किसी कंपनी द्वारा फॉलो करने चाहिए। ये 14 प्रिंसिपल हम सभी डिस्कस करेंगे, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो कौन से प्रिंसिपल है? एक तो डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। एक साथ ये सारे एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो आगे की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम सारे धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। आज जो हमें ना ये 3 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने बताया कि कोई भी कार्य होता है ना, वो किसी एक बंदे के ऊपर न करवाकर या एक बंदे पर उसका भार न देके उसे अलग अलग व्यक्तियों में बांटना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य देना चाहिए जो उसमें क्या हो, विशिष्ट हो, या उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो। जिससे क्या होगा, एक व्यक्ति जब एक ही कार्य को बार बार करेगा ना, तो उसमें वो क्या कर लेगा, स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेगा। स्पेशलाइजेशन की वजह से वो कार्य में क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा। तब उन्होंने बोला कि कार्य को डिवीजन ऑफ वर्क के आधार पर करना चाहिए, कि प्रत्येक प्रकार के कार्य को अलग अलग लेवल में बांटना चाहिए। जैसे हम देखते तो इसमें Henry believed that segregation work is the workforce amongst the worker will enhance the quality of product. Similarly, he also that the division of work improve the productivity, efficiency, accuracy, speed of the work. The principle is appropriate for both managerial as well as technical work. उन्होंने बोला कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो दोनों लेवल पर काम करेगा, जैसे मैनेजरियल लेवल पर भी करेगा और टेक्निकल लेवल भी करेगा। और उन्होंने यह भी बताया कि इससे क्या होगा, कार्य में क्या आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी और इफिशियंसी भी बढ़ेगी और कार्य करने की स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि एक ही काम को जो व्यक्ति बार बार करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा, जिससे उसको बाद में जो समय पहले ज्यादा लगता था वो बाद में समय भी कम लगेगा। इसलिए उन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क कार्य में होना चाहिए। दूसरा जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिया वो था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हेनरी फ्योल ने क्या बताया कि एक जो अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने का अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार और उत्तरदायित्व है, कि किसी काम को करने का अगर किसी व्यक्ति को अधिकार है तो उसके साथ उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको अथॉरिटी ज्यादा दी जाए, अथॉरिटी की क्या दी जाए, ज्यादा हो, किसके मुकाबले, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुकाबले। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अथॉरिटी ज्यादा है, तो उसके अधिकारों को दुरुपयोग करेगा। ठीक है, और अधिकारों के दुरुपयोग से क्या होगा, उनकी जो कंपनी है उसमें क्या होगा, लॉस होगा। दूसरी ओर अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति है उसके पास अथॉरिटी तो क्या है, कम है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो उस कार्य को अगर पूरा ही नहीं कर पाएगा, अगर उसको कार्य को जितने अधिकार, कार्य को पूरा करने के लिए जितने अधिकार उसे चाहिए, अगर वही उन्हें नहीं प्रदान किए जाएंगे तो क्या होगा, वो काम को सही समय पे पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया है कि
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति क्या करेगा, सही ढंग से कार्य कर पाएगा। ना तो अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे these are two key aspects of management authority facility that management work efficiency and responsibility make them responsible for the work done under the guidance of leadership। कि अगर किसी व्यक्ति पे अथॉरिटी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो वो उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, और वो कार्य को जल्दी करने का या समय पे करने का पूरा कोशिश करेगा क्योंकि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो हेनरी फोर्ड ने बताया कि अथॉरिटी के साथ ही क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना अथॉरिटी के भी नहीं आ सकती। अब तीसरा उन्होंने बताया था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में उन्होंने बताया कि एक कंपनी के अंदर क्या होता है, कार्य करने के लिए हमें क्या डिसिप्लिन, नियम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, कार्यविधि होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने के अगर नियम ही नहीं होगी, कार्यविधि नहीं होगी, तो वो कार्य कभी भी समय पे पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर नियम के बिना अगर कोई कार्य चलेगा या बिना अनुशासन के कोई कार्य चलेगा तो व्यक्ति अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, जिससे क्या होगा, कार्य के अंदर या तो वो होगा ही नहीं, होगा तो बहुत देरी से होगा, या उस कार्य में क्या होगी, इफिशियंसी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। उन्होंने बोला इसीलिए डिसिप्लिन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जैसे विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लाइज्ड, इट इज द कोर वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑफ एनी मैनेजमेंट। गुड परफॉर्मेंस एंड सेंसिबल इंटरवल makes the management job easy and comprehensive. Employee good behavior also help them smoothly build and progress in their professional career। तो उन्होंने यही बोला कि डिसिप्लिन से क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए कार्य करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनके अंदर वो अनुशासन भी होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को लीडर बनाते हो तो कंपनी को देखना चाहिए कि क्या वो लीडर स्वयं उन डिसिप्लिन में रह रहा है या उन नियमों का पालन कर रहा है जो कंपनी के द्वारा बताए गए हैं। क्योंकि अगर लीडर ही कार्य के अंदर अगर डिसिप्लिन से नहीं रहेगा तो उसको जो फॉलोवर है वो भी कार्य के अंदर डिसिप्लिन से नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि बस डिसिप्लिन में होना चाहिए। जैसे हमने आज जैसे 3 टॉपिक पढ़े इसके, कौन कौन से, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसको केवल वही कार्य देना चाहिए। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ आती है और दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। डिसिप्लिन में बताया कि प्रत्येक कार्य के लिए नियम होना चाहिए और प्रत्येक कार्य के लिए कार्य विधि होनी चाहिए जिससे समय पे कार्य पूरा हो सके। आगे की जो प्रिंसिपल है वो हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट के 1-2 वीडियो, 2-3 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।